लेकिन इस दुख के साथ साथ दुनिया की जो सच्चाई है उसे सहृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। जो सच्चाई है, जो सत्य है, जीवन मरण सत्य है, इसको यानी दुख होते हुए रोते गाते भी इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मूल निवासी से सामाजिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, बहुत वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और बातें रखकर यहाँ से निकल भी पड़े समय के अभाव की वजह से। लेकिन सारे वक्ताओं के द्वारा यहाँ बुद्ध की विचारधारा और उनके बाद तमाम अपने अपने समय के जो बुद्ध हुए उनकी तमाम विचारधारा के मानने वाले यहाँ लोग हैं। तो हमें क्राउड नहीं देखना है, क्योंकि बुद्ध तो 5 लोगों को धम्म की दीक्षा दिए थे। तो हमें 5 भी लोग यहाँ रहे और क्रांति करने वाले, परिवर्तन करने वाले, बदलाव करने के मानसिकता से अगर यहाँ 5 लोग ही ठहरे तो ही माना जाएगा कि यह कार्यक्रम सफल। साथियों, मृत्यु भोज पर तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन उसी से संबंधित, क्योंकि विषय है नहीं, मौखिक विषय है कि मृत्यु भोज कई तरह के आप विषय अपने लगा सकते हैं इस अवसर पर। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ माता समुद्री देवी के जो सुपुत्र माननीय ऋतिक रोशन और छोटे पुत्र अजय के द्वारा यह जो पहल किया गया है इस बड़ौरा गांव में, यह छोटा सा कार्यक्रम नहीं, छोटा बदलाव, छोटा परिवर्तन नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य में यह परिवर्तन पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में होने वाला है। ये परिवर्तन करना चाहिए हमारे सफल लोगों को। ये जो परिवर्तन करना चाहिए सफल लोगों को, जो सफल जीवन में जो सफल हो गए। थोड़ा मेरे बात पर, हर शब्द पर थोड़ा ध्यान जरूर दे दीजिएगा जब मैं जो बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सफल होना अलग बात है और मूल्यवान होना अलग बात है। यानी आप पढ़ लिख कर IAS IPS हो सकते हैं तो माना जाएगा कि आप सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि सफल जो होता है वो अपने परिवार के लिए होता है, वो अपने व्यक्ति विशेष के लिए होता है। लेकिन साथियों, जो मूल्यवान होता है जो व्यक्ति, वो पूरे समाज और राष्ट्र के लिए होता है। जो यहाँ महापुरुषों का जो तैल चित्र लगा हुआ है, जिस चित्र पर तमाम लोगों ने, हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया, ये जो महापुरुष हुए ये मूल्यवान लोग थे। मूल्यवान लोग यानी सफल तो थे ही, लेकिन मूल्यवान थे। तो हमें सफल, भारत में बहुत से लोग सफल हो गए। आपके इर्द गिर्द, आस पास, पड़ोस, आपके समाज में हजारों IAS IPS डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, शिक्षक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इस समाज में, वह कार्य समाज के द्वारा ग्राह्य नहीं है, यानी ग्रहण करने लायक, अनुकरण करने लायक, अनुकरणीय नहीं है। इसलिए साथियों, यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं उन्हें मूल्यवान बनने की जरूरत है और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मूल्यवान बनने की दिशा में। यानी मूल्यवान लोगों का इतिहास लिखा जाता है, सफल लोगों का दुनिया में इतिहास नहीं होता है। दुनिया में बड़ा नौकरशाह जो भारत का कैबिनेट सचिव हो, सचिव का कभी हम इतिहास नहीं पढ़े। दुनिया के रईसों का इतिहास नहीं होता है, कभी भी पढ़िए, रईसों का इतिहास हम लोग नहीं देखे। सफल लोगों का इतिहास हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि मूल्यवान लोगों का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए हमें जिंदगी में मूल्यवान बनना है। मूल्यवान का मतलब है कि आपके जाने के बाद आपका भरे शरीर मिट्टी में मिल जाए। जो सच्चाई है, जो वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि दुख है, समुद्री देवी के जाने का दुख है, क्योंकि हर घर के परिवार का कोई भी, चाहे वृद्ध सदस्य हो, युवा हो या जो भी हो, बच्चा हो, उसके जाने का दर्द, उसके जाने का दुख सभी को होता है। लेकिन इस दुख के साथ साथ दुनिया की जो सच्चाई है उसे सहृदय से स्वीकार करना पड़ेगा।
जो सच्चाई है, जो सत्य है, जीवन मरण सत्य है, इसको यानी दुख होते हुए रोते गाते भी इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यही सच्चाई है। तो समुद्री देवी के जाने का दुख ऋतिक रोशन एवं अजय को ही नहीं है, वो परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। लेकिन भारत में एक ऐसा भी समाज है जिसके जाने का दर्द नहीं है, यानी आपका बेटा मर जाए, आपका कोई परिवार का सदस्य मर जाए, लेकिन इसी देश में एक ऐसा समाज रह रहा है, सदियों से रह रहा है, उसको किसी प्रकार का दर्द दुख क्लेश नहीं है। आप लोग भली भांति जानते हैं, दर्द नहीं है, यानी बल्कि आपके मरने के बाद भी वो अवसर तलाशता है, आपके मतलब कि डेड बॉडी से, आपके मृतक शरीर से कुछ कमाने का अवसर देखता है, ढूंढता है कि आपका जवान बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया। ये व्यक्ति, ये परिवार इस जवान बेटा के जाने के शोक में कुछ नहीं देगा, तो हमारे दुश्मनों ने, जो हमारे सामाजिक दुश्मनों ने एक अलग नया प्रथा बनाया कि मूल निवासी बहुजन समाज के घर का चाहे वृद्ध व्यक्ति ही क्यों न मर जाए, जवान बेटा ही क्यों न मर जाए, वृद्ध व्यक्ति मरने का दुख होता है, लेकिन दुख के साथ लोग कुछ दिनों के बाद हर्षोल्लास के साथ खुशियां भी मनाते हैं, क्योंकि जीते जी काम नहीं करना चाहते। कुछ वक्ताओं ने कहा, राजकुमार जी जो प्रत्याशी पति जो थे, उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने दादी का जीते जी काम किया। तो जीते जी काम हम लोग जो करके भी अपने वृद्ध सदस्य को घर से जाने के बाद भी कुछ समय के लिए दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन जब जवान बेटा हमारा मर जाता है, उसका तो दर्द कई वर्षों तक रहता है। यानी किसी का जवान बेटा मर जाए तो बाप के लिए सबसे बड़ा दुख है। जब जवान बेटा का कंधा, जब मृतक शरीर का जो शव यात्रा के समय जब वो कंधा देते हैं, तो सबसे ज्यादा उस पिता के लिए दुख की घड़ी होता है। लेकिन उस दुख के घड़ी में हमारे सामाजिक दुश्मनों ने भी कमाने का अवसर बनाया, व्यवस्था बनाया, परंपरा बनाया, जिसका नाम है नारायण बलि। और नारायण बलि करने में यानी एक 13वीं और 10वीं में जो खर्चा नहीं होता है, कई गुना ज्यादा नारायण बलि करने में खर्चा हो जाता है। इसलिए साथियों, मृत्यु भोज का बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं, तो ये भी हमको ध्यान देना है कि इस मृत्यु भोज निषेध कार्यक्रम से किसको फायदा है, किसको नुकसान है। यानी जिसको फायदा है, जिसने सदियों से उस परंपरा को, उस व्यवस्था को चलाने का काम कर रहा है और भविष्य में भी उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। यानी हमारा सामाजिक दुश्मन इस व्यवस्था को कभी नहीं चाहता है कि आने वाले भविष्य में अतीत से जो चली आ रही व्यवस्था भविष्य में समाप्त हो जाए, ऐसा वो करना नहीं चाहता और पूरी ताकत के साथ इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, बल्कि सत्ता पर नियंत्रण करके इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। जो हमारा सामाजिक दुश्मन है, सत्ता पर नियंत्रण करके, यानी सत्ता के साथ सहयोग से जो हमारे विरोध में जो व्यवस्था सदियों से सड़ी गली चली आ रही है, उस व्यवस्था को भविष्य में हमारा दुश्मन चलाए रखना चाहता है सत्ता के बल पर। नहीं तो हमारे वक्ताओं ने कहा कि मृत्यु भोज निषेध जो अधिनियम है, निवारण अधिनियम 1960 धारा 3 में 1000 रुपया जुर्माना और 1 साल का कारावास है। यानी है, पहले से कानून है, बल्कि उस कानून पर अमल करना है। यानी हमारे संविधान ऑलरेडी पहले से ही हमारे समर्थन में है, लेकिन अमल करने वाला जो समाज है, उस संविधान पर अमल करना। संविधान तो 1950 में लागू हो गया, लेकिन अमल करना अलग बात है, लागू करना अलग बात है। हमारे महापुरुषों ने तो लागू करवाया, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा। जो व्यवस्था हमारे विरोध में है, उसको भी वो चलाए रखना चाहता है। यानी उसको कानून के माध्यम से पार्लियामेंट के अंदर, विधान सभा के अंदर कानून बनाकर उस व्यवस्था को जो समाज के विरोध में है,
उसको हटाना नहीं चाहता है, उसको खत्म करना नहीं चाहता है, बल्कि उस व्यवस्था को चलाए रखना चाहता है। ये बड़ी दुख की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि जिस हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, ऋतिक रोशन जैसे युवा लोग मतलब कि इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और यहां बैठे हुए जो परिवर्तन के जो समर्थक लोग हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए, उस उद्देश्य मकसद को ध्यान में रखकर कई किलोमीटर दूर से चलकर यहां आए हैं। यानी बदलने का जज्बा उनके अंदर है, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन सत्ता के बल पर, सत्ता पर नियंत्रण करके लोग परिवर्तन होना नहीं देना चाहता है। ये हमारे लिए समस्या है। यानी हम जो मान ले कि ब्राह्मण से कोई संस्कार नहीं करवाएंगे, यानी बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञा तो जो 6ठा नंबर का प्रतिज्ञा है कि हम कोई भी संस्कार, कोई भी कार्य अपने घरों में ब्राह्मण से नहीं करवाएंगे। मानते हैं सारा संस्कार अपने से, शादी यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 17-16 संस्कार है, वो सारा 16 संस्कार हम अपने से स्वतः करते हैं, लेकिन जब सत्ता पर बैठाने का अवसर आता है तो हम अपने दुश्मनों को ही बैठाते हैं। यानी ब्राह्मण को घर में नहीं बुलाते हैं, लेकिन जब राज व्यवस्था पर बैठाने का समय आता है तो अपने दुश्मनों को बैठाते हैं। और राज व्यवस्था पर नियंत्रण करके, एक है समाज व्यवस्था, एक है राज व्यवस्था। यानी व्यवस्था, जब तक हम जिस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, जब तक व्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे, उस व्यवस्था को हम कैसे बदलेंगे? जिस व्यवस्था को बदलने के मकसद से यहां हम बैठे हैं, यानी जिंदगी का सबसे मूल्यवान जो समय है, उस समय को हम यहां लगा रहे हैं। जब तक उस व्यवस्था के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस व्यवस्था को कैसे बदलेंगे? जो भारत में समाज व्यवस्था चल रहा है, और समाज व्यवस्था में जो सबसे ऊपर है, जो सारे व्यवस्था अपने अनुकूल, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए बनाया है, उस व्यवस्था में सबसे ऊपर बैठा हुआ जो हमारा सामाजिक दुश्मन है, यानी मेरा व्यक्तिगत दुश्मन नहीं, पूरे बहुजन समाज का दुश्मन, वो अपने अनुकूल व्यवस्था बनाकर राज व्यवस्था में बैठा हुआ, और भविष्य में भी राज व्यवस्था में बने रहना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि राज व्यवस्था में बने रहकर ही यह व्यवस्था जो सदियों से, इतिहास से लेकर, अतीत से लेकर जो हम भविष्य में चलाना चाहते हैं, यह व्यवस्था दीर्घ काल तक सत्ता में बने रहकर ही चलाया जा सकता है। उसको पता है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि सामाजिक दुश्मन का यह भूमि जो है, मातृभूमि उसका नहीं है। जो हमारा सामाजिक दुश्मन है उसका भारत मातृभूमि नहीं है, यानी भारत में उसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई जड़ नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर राज कर रहा है। यानी समाज व्यवस्था में भी सबसे ऊपर है और राज व्यवस्था में भी सबसे ऊपर है, क्योंकि ऐसा व्यवस्था ही बनाया कि जो समाज में सबसे ऊपर होगा, सबसे ज्यादा संपन्न होगा, जो समाज व्यवस्था में सबसे नीचे होगा, सबसे ज्यादा इस व्यवस्था के शिकार होगा, तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो हिंसा पर उतारू भी हो रहा है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, अपने महापुरुषों का अगर लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमारे सामाजिक दुश्मन का जो सिद्धांत है, हिंसा का रहा है। यानी अपनी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए, यानी दीर्घ काल तक चलाने के लिए हमारा सामाजिक दुश्मन हिंसा का भी सहारा लेता है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया, यानी हिंसा करने वाले लोगों से निपटने के लिए अहिंसा, यानी अहिंसा के आधार पर हिंसा करने वाले लोगों से निपटने के लिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ी बड़ी समस्या है कि हम अपने